हेलो दोस्तों, आप सबका पाठन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमको आज शुरू करना था हमारे सौरमंडल का जो सबसे प्रमुख सेलेस्टियल बॉडी है, जो कि हमारा द सन, हमारे सूरज देवता। तो इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये कितना चमक रहे हैं, कितना ग्लो कर रहे हैं गर्मी से, हीट से, ठीक है, कितनी एनर्जी है इनके अंदर। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, और प्रकाश की जो रफ्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमको प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड। ठीक है, आपने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर दिया तो 500 सेकंड आया, जो कि लगभग 8 मिनट और 26 सेकंड होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अब जो परतें होती हैं सूरज की। किसी भी चीज़ की परत होती है, हमारी पृथ्वी की भी परत है, उसी प्रकार से सूरज की भी परत है, किसी भी तारे की भी परत होती है। तो हमारे जो सूरज है उसकी परतों में सबसे अंदर होती है कोर, उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद होता है कन्वेक्शन जोन, उसके बाद होता है फोटोस्फेयर, उसके बाद होता है क्रोमोस्फेयर, और सबसे आखिर में होता है दोस्तों कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज, सबसे बाहरी परत सूरज की क्या है? कोरोना। ठीक है, अब देखिए जो कोर है, कोर के अंदर हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, बेरिलियम बन रहा है, कार्बन बन रहा है, नियॉन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, ये हमारे सूरज के अंदर बनता है। ठीक है, तो वो सब जो है वो हमारे कोर के अंदर हो रहा है। अब इस ये सब जब बन रहा है तो जो भयंकर प्रभाव से जो गर्मी निकल रही है, जो ऊष्म ऊर्जा जो निकल रही है, वो कहाँ विकिरण होता है? उसका हमने पढ़ा था, रेडिएट करती है। ये हीट रेडिएट करते हैं, जो हमारे कोर से जितनी भी हीट निकलती है, सन रेडिएट करता है हीट को और लाइट को। तो ये जो विकिरण हो रहा है वो कहाँ दिख रहा है? हमारे रेडिएटिव जोन में। तो ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर सारा रेडिएशन, ये पूरा रेडिएशन जोन है। ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन ही रेडिएशन फैले हुए। फिर इसके आगे जाते तो आता है कन्वेक्शन जोन। जब इतना तापमान है तो यहाँ पर कुछ भी होगा, कुछ भी सामग्री होगी, कुछ भी यहाँ पर धातु वगैरह होंगे, कुछ भी होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर उसका कन्वेक्शन हो रहा होगा, यानी ऊपर नीचे वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी उनका एक कन्वेक्शन करंट बन रहा होगा। जैसे हम देखते हैं पानी में उबाल आता है, जब हम उसको उबालते हैं तो फिर जो नीचे ऊपर का पानी होता है नीचे जाता है, नीचे का पानी ऊपर आता है। उसी प्रकार से जो मतलब जो ठंडी चीज़ है वो नीचे जाती है, जो गर्म चीज़ है वो ऊपर आती है, उसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। वही यहाँ पर इस कन्वेक्शन जोन में हो रहा होता है। उसके आगे जाते हैं दोस्तों तो ये आती है फोटोस्फेयर। ठीक है, उसके आगे जाते हैं क्रोमोस्फेयर। अब हमको दिन प्रतिदिन हर दिन जो हमको सूरज की जो परत दिखती है, अभी आप बाहर जाइए अगर दिन हो रहा है तो, और आप सूरज की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको जो परत दिखेगी वो दिखेगी क्रोमोस्फेयर, ना कि कोरोना। हालांकि कोरोना सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी परत है, लेकिन आपको हर दिन आपको क्रोमोस्फेयर दिखती है। तो कोरोना कब दिखती है आपको? कोरोना तब दिखती है जब कोई भी सूर्य ग्रहण होता है, जब कोई भी चंद्रमा इस पूरे के पूरे सूरज को घेरा कर लेता है इसके चारों तरफ। ठीक है, यहाँ तक चंद्रमा आ गया मान लीजिए, ठीक है, ये पूरा क्रोमोस्फेयर तक उसने ढक दिया, तो दिखेगा क्या हमको? कोरोना। यानी जो एकदम ग्लोइंग होता है उस टाइम में हमारे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो हमको पृथ्वी से दिखता है वो होती है परत उसकी कोरोना। और उसके लिए भी हमको एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है, उसी से हम उसको देख सकते हैं, वो होता है कोरोनोग्राफ करके कुछ उसका नाम होता है। तो यदि सवाल पूछा जाए कि सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो वो है कोरोना। यदि सवाल पूछा जाए कि हम सबसे वो बाहरी परत जिसको हम रोज देख सकते हैं, सूरज की वो बाहरी परत जिसको हम रोज देख सकते हैं, तो वो होगी क्रोमोस्फेयर। वो बाहरी परत जिसको हम केवल सूर्य ग्रहण के दिन देख सकते हैं, कोरोना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका तापमान का जो वो होता है, अलग अलग तापमान अलग अलग लेयर्स में। तो जो कोर होती है वो सबसे गर्म होती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन हो रही होती है। तो रिएक्शन जहाँ पर हो रही है वहीं पर ही सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, वहीं पर सबसे ज़्यादा ऊष्म ऊर्जा होगी। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है आप देख सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पर। ठीक है, करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड कोर का तापमान होता है, यही सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आप बाहर आते जाते हैं रेडिएशन जोन में, फिर ये कन्वेक्शन जोन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कन्वेक्शन जोन के अंदर ही कन्वेक्शन करंट बन रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन जोन में आए, फिर क्रोमोस्फेयर में, फिर उसके बाद में फोटोस्फेयर में आए। ठीक है, फिर उसके बाद में फोटोस्फेयर में आए, फिर उसके बाद में क्रोमोस्फेयर पे आए। तो जैसे जैसे आप बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, क्योंकि ऊष्म ऊर्जा निकल यहाँ से रही है, और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे वैसे वैसे इसका तापमान गिरता जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सडनली एकदम से सरफेस का जो तापमान है, मान के चलिए क्रोमोस्फेयर का जो तापमान है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। जो अंदर कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड था, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था, वो गिर करके 5500 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है सरफेस पर। ठीक है, लेकिन एकदम से कोरोना में क्या होता है, कोरोना का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जबकि वो सबसे भारी परत है, फिर भी उसका टेम्परेचर होता है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी एकदम से उसका तापमान इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो कोर होती है, हमने पढ़ा था किसी भी तारे के अंदर, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, अंदर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब हमने देखा था ऐसे यूं निकलती है, ध्रुवों के अंदर मतलब ध्रुवों पे वो कन्वर्ट होती है, ध्रुव से निकलती है और ध्रुव और ऐसे चक्कर लगा करके और ध्रुव के अंदर ही आकर के, नीचे वाले ध्रुव के अंदर आकर के मिल जाती है। तो क्या होता है, जब ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं उसके, तब वो अंदर की जो हीट है, कोर की जो हीट है, उसको वो लोग बाहर तक लेकर के आते हैं और उसको बाहर ला करके किसको दे देते हैं, कोरोना को दे देते हैं। तो कोरोना का तापमान इसलिए कितना एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर पूछे कि इस प्रकार से चलें कि मान लीजिए सवाल आता है कि इस प्रकार से चलें कि कोर जो कि सबसे भीतरी परत होती है सूरज की, उसके अंदर सबसे ज़्यादा तापमान होता है और बाहर निकलते निकलते तापमान गिरता जाता है, तो इनमें से किसका तापमान सबसे कम पाया जाता है? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में कोरोना भी होगा और मान लीजिए सरफेस भी होगा। तो आपको कोरोना पे टिक नहीं करना है, ऑल्दो वो आउटर मोस्ट लेयर है, बट उसका तापमान सरफेस से ज़्यादा होता है। फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, सनस्पॉट्स। अब ये सनस्पॉट्स जो होते हैं, वैज्ञानिकों ने बहुत शोधन किया है इनके ऊपर, बट इनका कारण नहीं मिल पाया। होते क्या है ये कि ये सूरज के जो सरफेस है, सूरज की जो सबसे भारी परत है, उसके ऊपर हमको दिखते हैं एक सफ़ेद रंग के स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, सफ़ेद रंग के स्पॉट्स होते हैं। हमारा जो पीला पीला सन दिखता है हमको, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के स्पॉट्स होते हैं। अब ये स्पॉट्स हैं तो क्या मतलब ये सबसे ज़्यादा गर्म है? नहीं, ये बाकी जो इसके आसपास का जो तापमान होता है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ठंडे होते हैं। अब ये एनोमेली है, ठीक है। इसके पीछे का जो रीजन है वो हमको नहीं पता, अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, वो भी और शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, सरफेस पे सनस्पॉट्स क्यों आते हैं। लेकिन सनस्पॉट्स थोड़े ठंडे होते हैं। तो यदि सवाल आ जाए कि सनस्पॉट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कोर में, फोटोस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर में, सरफेस पे, तो सरफेस पे पाए जाते हैं वो, और ये ठंडे होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक ये सवाल आया हुआ है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ये तो हमारे पृथ्वी की सबसे भारी परत होती है, तो ये तो हटा दीजिए। क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना। अब क्रोमोस्फेयर दूसरे नंबर की सबसे भारी परत होती है, सबसे भारी परत कौन सी हो गई? कोरोना। ठीक है, कब आया है? 2016 में ही आया था। देखिए CGL में आया है। तो ऐसे आसान सवाल आए, बताइए, आप कर सकते हैं इनको आसानी से। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अपने बाकी ग्रहों पर आते हैं, जो हमारे 8 ग्रह हैं। सबसे पहले हमारा मरकरी है। ठीक है, अब मरकरी, अब देखिए इन सब का जो है, इन सभी ग्रहों का जो है यहाँ पर एक इनकी टिल्ट दिखाई हुई है कि इनकी जो धुरी है वो कितनी घूमी हुई है, कितनी तिरछी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की जो धुरी है वो करीब 23.5 डिग्री तिरछी है सूरज की ओर। ठीक है, और ये मार्स जो है, इसकी भी जो हमारा जो मंगल है, इसकी भी जो धुरी है वो लगभग बराबर ही तिरछी है, लगभग 25.5 डिग्री, तो 23 डिग्री, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और कौन कौन हमारे लगभग समान धुरी पे हैं? ये हैं हमारे, क्या नाम है इनका, नेपट्यून। ठीक है, ये हैं हमारे शनिदेव, हमारे सैटर्न जो है। ठीक है, इनकी भी 26 डिग्री पर घूमी हुई है। अब देखते हैं कि कौन है जिनकी ज़्यादा घूमी ही नहीं धुरी। एक है हमारा मरकरी, 0 डिग्री लगभग। ठीक है, और एक है हमारा ये जुपिटर। ठीक है, मरकरी यानी हमारा बुध, और जुपिटर यानी हमारा गुरु या बृहस्पति। इसकी भी लगभग ना के बराबर ही धुरी घूमी हुई है, मात्र 3.8 डिग्री। अब ये देखिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक धुरी किसकी घूमी हुई है, वो है वीनस। वीनस की जो धुरी है वो 180 डिग्री पर घूमी हुई है, यानी उसका जो नॉर्थ पोल है, उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ है, और उसका जो दक्षिणी ध्रुव है वो यहाँ है, यानी एकदम उलट पुलट हो गया इसका, इसकी धुरी पूरी पलट गई। तो ठीक है, और ये देखिए यूरेनस, जो हमारा, जिसको हम हिंदी में अरुण भी कहते हैं, तो ये जो यूरेनस है, इसकी धुरी कैसे, इसकी धुरी बिल्कुल 90 डिग्री पर टिल्टेड है, एकदम परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसकी धुरी इस प्रकार से, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमने की जगह अपनी धुरी पर, ये घूम तो वेस्ट टू ईस्ट ही रहा है अपनी धुरी पर, लेकिन दिख कैसा रहा है हमको, ये हमको दिख रहा है नॉर्थ से साउथ जाता हुआ, उत्तर से दक्षिण घूमता हुआ अपनी धुरी पर। ठीक है, तो अच्छा, अब वीनस की धुरी क्योंकि 180 डिग्री पर बिल्कुल ही उलट पुलट हो चुकी है, तो घूम तो ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही रहा है, लेकिन हमको दिख कैसा रहा है घूमता हुआ, ईस्ट से वेस्ट। तो कौन सा इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि ईस्ट से वेस्ट अपनी धुरी पर घूमता है, वो है वीनस। कौन सा इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि अपनी धुरी पर नॉर्थ से साउथ घूम रहा है, मतलब जो धुरी पर नहीं, जो कि रोटेट कर रहा है नॉर्थ से साउथ। धुरी पर तो ये अपने वेस्ट टू ईस्ट ही घूमेंगे, देखिए, लेकिन हमको दिखेंगे कैसे, ये नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं भाई साहब, हमारे यूरेनस जो है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इनको अपनी धुरी पर एक चक्कर खत्म करने में कितना समय लग रहा है वो कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय किसको लग रहा है, 243 दिन। जो काम हम लोग एक दिन में कर लेते हैं, यानी 24 घंटे में कर लेते हैं, उसी काम को करने में वीनस भैया को कितना समय लगता है, 243 दिन लग जाते हैं इसको। ठीक है, और सबसे स्लोएस्ट, ये तो हो गया सबसे स्लोएस्ट रोटेशन, सो वीनस शोज स्लोएस्ट रोटेशन, सबसे धीमी गति पर वीनस घूमता है। जो हमारे शुक्र हैं वो सबसे धीमी गति पर घूमते हैं।
अपनी दूरी पर। और सबसे तीव्र गति पर कौन घूम रहे हैं, देखिए खचाखच घूमे जा रहे हैं एकदम। 10 घंटे में इन्होंने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया। जो हमारा 23 घंटे में होता है, 24 घंटे में होता है, वो इन्होंने करीब 10 घंटे में पूरा कर लिया। तो ये बहुत तेज घूम रहे हैं अपनी दूरी पर। हमारे बराबर समान समय पर कौन घूम रहा है, वो है हमारे मंगल भाई, ठीक है। हमारे मार्स जो हमारे ब्रदर हैं, जिनके पास में हम बहुत सारे ग्रह भेजते रहते हैं, हमारे बहुत सारे रोवर भेजते रहते हैं मंगलयान, वो हमारे बिल्कुल बराबरी से घूम रहे हैं। वो उतना ही समय लगा रहे हैं जितना समय हम लगा रहे हैं, मुश्किल से 40 मिनट ज़्यादा लगाता है जो मंगल है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी ये पहले 4 प्लैनेट्स हैं जो कि एकदम अंदरूनी प्लैनेट है, ये बिल्कुल सीरियली हैं। सबसे पहले मरकरी आता है सन के पास में, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सबसे अंतिम में है नेपट्यून। तो ये जो 4 सबसे अंदर वाले प्लैनेट है, जो सबसे 4 अंदरूनी प्लैनेट है, इनको ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय। इसको 58 दिन लगते हैं मरकरी को। जो हमारे बुद्ध भैया हैं, इनको करीब 58 दिन लगते हैं। और जो बाहर के जो 4 प्लैनेट हैं, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको लगभग आधा ही समय लग रहा है हमारे कंपेरिजन में। देखिए इसने 17 घंटे में खत्म कर लिया, 16 घंटे में खत्म कर लिया। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो अंदर वाले प्लैनेट है उनकी जो रोटेशन की जो स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू बाहर वाले प्लैनेट, जो 4 बाहर वाले प्लैनेट है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मरकरी है ये घूमना चाह रहा है वेस्ट से ईस्ट, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि सूरज के बहुत पास है तो फिर इसके ऊपर लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल, तो उसको घूमने नहीं दे रहा, उसके ऊपर खिंचाव महसूस हो रहा है, तो अपनी दूरी पर भी अच्छे से नहीं घूम पा रहा। लेकिन वीनस क्यों सबसे स्लोएस्ट रोटेशन शो कर रहा है, जबकि मरकरी सबसे पास है तो उसको सबसे स्लोएस्ट रोटेशन शो करना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कारण क्या है, सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल जो कि ग्रह पर लग रहा है। तो मरकरी जो है वो बहुत छोटा प्लैनेट है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है बहुत कम है कंपेयर टू वीनस, ठीक है। अब वीनस जो है उसका मास मरकरी के मुकाबले काफी ज्यादा है, वीनस मरकरी से काफी बड़ा है, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मरकरी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो मरकरी का जो दूरी है वो सन से कम है और वीनस की जो दूरी है वो सन से थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू मरकरी, तो वीनस के ऊपर कम लगना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल कंपेयर टू मरकरी। तो मैं ये आपसे ये कहूंगा कि हाँ कम है, लेकिन मास इतना ज्यादा है ना कि फिर भी मरकरी के कंपैरिजन में वीनस के ऊपर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसलिए उसको अपनी धुरी पर घूमने में ज्यादा समय लग रहा है, सबसे ज्यादा समय लग रहा है। इसी वजह से जो जुपिटर है वो इतना दूर है और इतना सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सौर मंडल का, इसीलिए वो इतनी तीव्र गति से घूम पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सूरज का जो एक तो डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया सूरज और जुपिटर के बीच में, प्लस ये खुद इतना बड़ा है कि इसका खुद का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितना बड़ा है उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है इसका, है ना। तो इस वजह से इसके ऊपर सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लग रहा है, इसलिए सबसे तेजी से घूम पा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये एक कंपैरिजन चार्ट है, इसमें आपको दिखेगा कि सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसका है, सबसे फास्टेस्ट रोटेशन है जुपिटर का 10 घंटे, सबसे स्लोएस्ट रोटेशन किसका है, वीनस का 243 दिन। 243 दिन में एक चक्कर लगाता है अपनी दूरी पर, और वही काम हम अर्थ और मार्स कितने घंटे में कर लेते हैं, मात्र 24 घंटे में। मतलब जब हमारे 243 दिन हो जाएंगे पृथ्वी के, तब जाकर के वीनस का एक चक्कर खत्म होगा अपनी दूरी पर। अब देखिए कि वो सूरज के चारों तरफ कितनी देर में चक्कर लगाते हैं। तो मरकरी जो है, अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सूरज से, वैसे वैसे जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है। मरकरी सबसे कम टाइम ले रहा है, मात्र 88 दिन। हम कितना लेते हैं, 365 दिन। हमसे डबल कौन ले रहा है, हमारा भाई मार्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन ले रहा है, जो सबसे बाहरी प्लेनेट है, जो सबसे बाहर है एकदम, वो है 165 साल लेने वाला। एक चक्कर लगाने में सूरज के चारों तरफ वो 165 साल लेता है। जब हमने 165 चक्कर लगा लिए होंगे, पृथ्वी ने जब 165 चक्कर लगा लेगा, तब जाकर के नेपट्यून का एक चक्कर खत्म होगा सूरज के चारों तरफ, ठीक है। अब इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। यूं मानिए कि आप एक पत्थर को एक स्ट्रिंग से, एक धागे से बांध करके अपनी उंगली से लपेट करके और उसको इस तरीके से आप उसको घुमा रहे हैं। तो यदि पत्थर आपकी उंगली के ज्यादा नजदीक है, यानी स्ट्रिंग जो है वो छोटी है और पत्थर आपकी उंगली के ज्यादा नजदीक है, तो उसको घुमाने के लिए क्या होगा, आपको कम जोर लगाना पड़ेगा और वो बहुत तेजी से घूम रहा होगा, वो उसकी जो रिवॉल्यूशन स्पीड होगी वो फास्टर होगी। अब क्या होगा, अब आप धीरे धीरे करके ढील देते जाइए स्ट्रिंग को और पत्थर को बाहर की तरफ छोड़ते जाइए। तो जैसे जैसे वो बाहर जाता जाएगा, उसको एक चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि उसकी स्पीड उतनी ही है, लेकिन क्योंकि उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इसलिए उसको समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा बाहर जाता जा रहा है। अब दूसरे तरीके से भी समझिए। अब यूं मानिए कि आप उसको बहुत ज्यादा स्पीड से, आप चाह रहे हैं कि
जितनी स्पीड से, जब वो एकदम आपकी उंगली के पास था, जिस स्पीड से वो चक्कर काट रहा था, जो पत्थर को चक्कर काट रहा है, उसी स्पीड से अगर आप चाहते हैं कि जब वो दूर है तब भी चक्कर काटे, तो आप उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे उसको घुमाने की। तो एक पॉइंट पर क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी और पत्थर जो है दूर जाकर के गिर जाएगा। इस वजह से भी जो हमारे बाहर के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो धीमी गति से घूमते हैं, क्योंकि उनका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे 4 जो बाहर के प्लैनेट है ना, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, इनका मास हमारे अंदर के जो 4 प्लैनेट है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप इनको ज़्यादा तेजी से घुमाएंगे ना, तो इनका मास इतना ज़्यादा है कि पत्थर की तरह हमारे सौर मंडल को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूरज और उन प्लैनेट्स के बीच में वो टूट जाएगा, जैसे रस्सी टूट जाएगी, और पत्थर बाहर की तरफ एकदम फेंक जाएगा। इस वजह से जो बाहर के प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा समय लगाते हैं सूरज के चारों तरफ घूमने में, कंपेयर टू अंदर के 4 प्लैनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि ये जो हमारे जो सौर मंडल के जो सारे ग्रह हैं और जो हमारा सूरज है, ये कोप्लेनर है, यानी कि ये समतलीय हैं, ये एक ही तल पर है। देखिए, ये एक ही तल पर है। लेकिन जो हमारा जो सूरज है, ये खुद मिल्की वे आकाशगंगा जो है उसके चारों तरफ भ्रमण कर रहा है। करीब 200 मिलियन साल में इसका एक चक्कर खत्म होता है मिल्की वे आकाशगंगा का। ठीक है, इसका जब मतलब इसको एक चक्कर मिल्की वे आकाशगंगा के चारों ओर काटने में सूरज को 200 मिलियन साल लगते हैं, और उतना ही समय हमको भी लगा, क्योंकि हम भी इसके साथ साथ घूम रहे हैं, सूरज के साथ घूम रहे हैं। तो इस वजह से हमको एक्चुअली जो मूवमेंट है हमारा और सूरज का, वो एक वॉर्टेक्स की तरह होता है। देखिए, ये जो मूवमेंट है ये वॉर्टेक्स मूवमेंट है, एक भंवर की तरह है। देखिए, एक भंवर की तरह, ये भंवर बन गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वॉर्टेक्स मूवमेंट। हो सकता है कभी आगे जाकर के सीजीएल आपसे पूछ ले कि जो हमारा सौर मंडल है वो आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो किस तरीके से दिखेगा? वो वॉर्टेक्स तरीके से दिखेगा, वो समतलीय नहीं दिखेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच का हम अंतर जानते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अंदरूनी प्लैनेट 4 कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अभी जो अंदर के प्लैनेट है ये बहुत ही छोटे हैं आकार में, और देखिए, हाँ ये देखिए, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है और ये मार्स है। ठीक है, मतलब ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ और ये मार्स। ठीक है, अब ये जो है ये मार्स है जो चौथा था। मार्स जो है हमारी पृथ्वी से छोटा है। सबसे पीछे, इसके पीछे कौन सा आता है? जुपिटर। ये क्या है? सैटर्न। ये क्या है? यूरेनस। ये क्या है? नेपट्यून। और ये है हमारा सन। तो हम देख रहे हैं अब जो पहले 4 प्लैनेट है, जो अंदरूनी 4 प्लैनेट है, ये कितने छोटे हैं किसके मुकाबले? जो बाहर के जो 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न आएगा यहाँ पर, फिर यूरेनस आएगा, नेपट्यून आएगा। इन चारों के कंपैरिजन में हमारे जो चारों अंदरूनी प्लैनेट है छोटे हैं। तो सबसे जो चारों जो बाहरी प्लैनेट है उनमें सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा हुआ? नेपट्यून। और जो चारों अंदरूनी प्लैनेट है उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा हुआ? अर्थ। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट हमको पता ही है जुपिटर, सबसे छोटा प्लैनेट जो सबसे अंदरूनी है वो है हमारा मरकरी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे चारों अंदरूनी प्लैनेट है वो है स्मॉल है, जो हमारे चारों आउटर प्लैनेट है वो लार्ज है। अब क्या है कि चारों अंदरूनी प्लैनेट है ये पथरीले हैं, ये टेरेस्ट्रियल हैं। ठीक है, और जो चारों बाहरी प्लैनेट है ये गैस के बने हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं मेजरली। मीथेन है, मीथेन बहुत ज़्यादा है यूरेनस में, तो इसलिए वो हमको कैसा दिखता है? वो हमको नीले हरे रंग का दिखता है वो। ठीक है, हरे रंग का दिखता है वो हमको मीथेन की वजह से। और जुपिटर जो है उसमें मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो ये जो सारे जो चारों जो बाहर के प्लैनेट हैं ये गैस से बने हुए हैं मेजरली, इसलिए हम इनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं, और ये बहुत बड़े हैं मात्रा में। ठीक है, और ये जो चारों जो अंदरूनी प्लैनेट है ये कठोर हैं, एकदम पथरीले हैं, और ये छोटे भी हैं साइज में। इसलिए ये क्या हुए? ज़्यादा डेंस हुए, क्योंकि इनके पास में द्रव्यमान ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि सॉलिड का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैस। ठीक है, तो इसलिए ये इनका घनत्व भी बहुत ज़्यादा है अंदरूनी प्लैनेट का, ये ज़्यादा डेंस है। अब ये जो अंदरूनी प्लैनेट है इनके पास में जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जो इनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो कम है मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये सूरज के इतना पास है कि यदि इनका कोई ज़्यादा कभी मरकरी और वीनस के तो कोई है ही नहीं उपग्रह। ठीक है, कभी रहे भी होंगे तो उनको सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने अंदर खींच लिया होगा। लेकिन क्योंकि आउटर प्लैनेट जो है, बाहरी प्लैनेट जो है, ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए इनके ऊपर सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है, और खुद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने उपग्रहों पर लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनके पास में खुद के उपग्रह बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू अंदरूनी प्लैनेट। ठीक है, हमारा जो मार्स है, जो हमारा मंगल है, उसका 2 उपग्रह हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके पास में 1 उपग्रह है जिसको हम मून बोलते हैं, चांद बोलते हैं। जबकि हम बाहरी प्लैनेट्स में देखेंगे किसी के पास में 32 है, किसी के पास में 27 है, इतने उपग्रह हैं उनके पास में। अब देखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अंदरूनी प्लैनेट्स की जो रोटेशनल स्पीड है वो कम है। ठीक है, बाहरी प्लैनेट्स की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है। क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन की वजह से।
बाहरी प्लैनेट्स की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है स्लो है, क्यों? क्योंकि वो बाहर ज़्यादा है ना, तो उनको ज़्यादा चक्कर काटना है, उनको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है सन के चारों तरफ, तो उनकी स्पीड, तो इसलिए उनको समय ज़्यादा लगता है। ज़्यादा स्पीड कर ली अपने रिवॉल्यूशन की तो फिर वो टूट करके अलग हो जाएंगे हमारे सौर मंडल से। और जो हमारे अंदरूनी प्लैनेट्स हैं उनकी रिवॉल्यूशन स्पीड कम है कंपेयर टू बाहरी प्लैनेट, ठीक है। तो ये दोस्तों ये अंतर है छोटा सा इनके बीच में, बाहरी प्लैनेट और अंदरूनी प्लैनेट्स के बीच में। हम आगे का जो है, अच्छा देखिए हमने साइज का कंपैरिजन कर ही लिया, तो आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ है तो, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको ये नया ज्ञान जो है समय समय पर मिलता रहे। जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी आपको नया कंसेप्ट जानना हो तो, या आप कोई डाउट पूछें उसके ऊपर हम कोई वीडियो बनाएं, है ना, उससे रिलेटेड आपको पता चले कि हाँ ठीक है कोई नया वीडियो आ रहा है, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कर सकें। डिस्कस करेंगे, आपका रिवीजन होगा, उनका नया ज्ञान आपको मिलेगा जो उनको कुछ नया पता होगा। तो डाउट जरूर पूछिए, जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट जरूर आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछिए, हम आपको पर्सनली अटेंड करेंगे सारे आपके डाउट्स, और आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।